दीदी, आप यहाँ अपनी माँ से मिलने आई हैं? उनसे मिलिए और अपने काम से मतलब रखिए। बेवजह मेरे काम में टांग अड़ाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। जब देखो मुझे समझाती रहती हैं आप। मैं भी आपकी ही उम्र की हूँ। मुझ में भी आपकी जितनी समझ है। मुझे मेरे काम में दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं। तान्या ने मुंह तोड़कर अपनी ननद मनीषा को जवाब दिया। उसकी बात सुनकर मनीषा चुप रह गई। आखिर बोलती भी क्या? भाभी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती। उसने भाई की ओर देखा तो उसने भी कुछ नहीं बोला। वो भी चुपचाप खड़ा था। लेकिन वो तो नजरें झुकाए ऐसे ही बैठा था। उसकी नजरें तभी अपनी माँ जानकी जी से टकराई। जानकी की कातर नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। आखिर बोले भी तो क्या बोले? रहना तो उन्हें भी अपने बेटे बहू के साथ ही था। मनीषा बेइज्जती का घूंट पीकर रह गई। आखिर जानती थी कि अगर वो कुछ बोलेगी तो बाद में भाभी माँ का जीना दुश्वार कर देगी। आज इतने दिनों बाद मनीषा अपने मायके आई थी, पर मायके में इतना कुछ बदल चुका है, यह उसकी सोच से बाहर था। जिस घर में कभी माँ पापा की चलती थी, आज वहाँ बहू तान्या का सिक्का बोल रहा था। आखिर भाई इतना चुप कैसे हो गया? वो तो माँ के खिलाफ कुछ सुन भी नहीं सकता था। उसका इस तरह से स्वागत होगा, इसका अंदाजा मनीषा को बिल्कुल नहीं था। मालूम है कि किसी इंसान के जाने के बाद बदलाव होता है, पर पापा के जाने के बाद ऐसा क्या बदला जो घर का माहौल ही इतना ज़्यादा बदल गया? पापा के सामने तो तान्या कुछ नहीं बोलती थी, पर अब इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई उसमें? तान्या और मनन की शादी 2 साल पहले हुई थी। मनन की शादी के 3 महीने बाद ही मनीषा की शादी भी सूरज के साथ हो गई और वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई। घर में सब कुछ सामान्य ही तो था। जब भी मनीषा ससुराल से आती थी तो उसका स्वागत बड़े अच्छे से होता था। माँ और भाभी उसकी मनपसंद चीजें बनाकर रखती थी। पापा शाम को ऑफिस से आते समय उसके लिए आइसक्रीम जरूर लेकर आते थे। जानते थे कि मौसम कोई भी हो, उनकी बेटी मनीषा को आइसक्रीम बहुत पसंद है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो बेटी के लिए ही लेकर आए हो, साथ में बहू के लिए भी उसकी पसंद की चीज जरूर लेकर आते थे। लेकिन पिछले साल ही मनीषा के पापा की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद मनीषा सिर्फ एक बार मायके आई थी। उसके बाद अब आई है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने के कारण ससुराल वालों ने नहीं भेजा। अब अपने 2 महीने के बेटे के साथ वह मायके आई थी। पर यहाँ का तो माहौल पूरा ही बदल चुका था। कल से देख रही थी वह माँ चुप हो चुकी थी, अब ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। साड़ियाँ भी कितनी घिस चुकी थी माँ की। उन्होंने तो पहने जा रही थी बस यूं ही। माँ कभी भी बिना प्रेस की साड़ियाँ नहीं पहनती थी। उनकी साड़ियाँ इतनी घुसी हुई कभी नहीं होती थी, एकदम पुरानी जैसी लग रही थी। पर आज उन्हें इस तरह की साड़ी में देखकर मनीषा बिल्कुल हैरान रह गई। जब उसे रहा नहीं गया, जो जबरदस्ती माँ के लिए साड़ी निकालने के लिए उनकी अलमारी खोली, तो यह देखकर वह दंग रह गई। जो अलमारी माँ की साड़ियों से कभी भरी रहती थी, उस अलमारी में बस कुछ घिसी पिटी साड़ियाँ रखी हुई थी। यह देखकर मनीषा ने कहा, माँ, आपकी सारी साड़ियाँ कहाँ गई? माँ ने कहा, बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद मन नहीं करता। वो साड़ियाँ मैं पहनती नहीं, इसलिए मैंने वो सारी साड़ियाँ लेन देन में निकाल दी। पर माँ, उसमें तो कई सारी पहनी हुई साड़ियाँ थीं। हाँ बेटा, मैंने फिर भी निकाल कर दे दी बहू तान्या को। उसके आगे मनीषा कुछ नहीं कह पाई। खैर, शाम को उसकी सहेली ने उसे खाना खाने बुलाया था, जो पड़ोस में ही रहती थी, तो वो अपने बेटे के साथ उनके घर चली गई। माँ से खूब कहा था, पर वो घर पर ही रुक गई। लेकिन जब लौट कर आई तब माँ खाना खा रही थी। माँ की थाली में सिर्फ दाल रोटी देखकर मनीषा हैरान रह गई। जहाँ तक उसे याद था, शाम को जब वो जा रही थी तब भाई पनीर लेकर आया था, मतलब भाभी ने पनीर की सब्जी बनाई थी। फिर माँ को सिर्फ दाल रोटी क्यों? उसने माँ से पूछा, माँ, आप सिर्फ दाल रोटी खा रही हो, पनीर क्यों नहीं लिया? आपको तो पनीर बहुत पसंद था ना? आजकल यह सब खाने का मेरा मन नहीं करता बेटा। सादा खाना खाने से सादे विचार आते हैं, जानकी जी बोली। पर अब तो यह बातें मनीषा के गले से नहीं उतर रही थी। कुछ न कुछ तो गलत था। माँ बताना नहीं चाह रही थी, पर घर का माहौल जिस तरह से बदला था वो उम्मीद से परे था। लेकिन यह बात उसे जल्दी ही समझ में आ गई, जब रात को भाभी अपनी बड़ी बहन से बात कर रही थी कमरे में और मनीषा वहाँ से गुजर रही थी। तभी मनीषा भाभी की बातें उसके कानों में चली गईं और उसने सुन लिया। अरे क्या बताऊं जीजी, ननद घर आई हुई है। ये जल्दी से जाए तो मेरा पिंड छूटे।
आज अपनी माँ से पूछ रही थी कि पनीर की सब्जी क्यों नहीं ली। अरे मैं दूंगी तो लेगी ना, भला विधवा औरत को भी ऐसे खाने की क्या ज़रूरत। तानिया बोले जा रही थी। यह सुनकर मनीषा का दिमाग खराब हो गया। मतलब पापा के जाते ही माँ का अस्तित्व खत्म हो गया। जरूर साड़ियों के लिए भी भाभी ने कुछ न कुछ माँ को सुनाया होगा, तभी माँ ऐसी घिसी पिटी साड़ियाँ पहनती हैं। उसने सोचा कि जाकर अभी भाभी को जवाब दूं, पर वो चुप रह गई। भाभी अपनी मनमानी करती थी पर भाई कुछ बोलता नहीं। कितनी गलत बात थी ये। मनीषा ने रात को माँ से बात भी की। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दादी भी तो विधवा थी, लेकिन आपने तो कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। अगर कोई कहता तो आप उससे लड़ जाती थी, पर आज आपको क्या हो गया? उल्टा आप गलत को बर्दाश्त कर रही हैं। आखिर क्यों डरती हो आप भाभी से? माँ ने कहा, बेटा रहना तो मुझे अपने बेटे बहू के साथ ही है ना। अब बेवजह की झगड़ा मोल लूंगी तो वो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, फिर भला मैं अकेली कैसे रहूंगी? माँ ने लंबी आह भरते हुए कहा। पर माँ, भाभी इतनी मनमानी कर रही हैं, भाई चुपचाप क्यों सह रहा है? भाई उनको क्यों नहीं जवाब देता? पहले शुरू शुरू में जवाब देता था बेटा, पर वो हर रोज लड़ पड़ती थी। जीना दुश्वार कर रखा था उसने, तो मैंने ही उसे चुप रहने के लिए कह दिया। कम से कम वो तो चैन से रहे। मैंने तो उम्र काट ली अपनी, अब बाकी बचे हुए दिन जैसे तैसे निकल जाएंगे। 1 मिनट माँ, आपकी उम्र अभी सिर्फ 55 साल की है। वक्त का कोई पता नहीं, कम से कम स्वाभिमान के साथ तो जियो। आप कब तक ये सब बर्दाश्त करोगी? घर आपका, स्वाभिमान आपका, हम बच्चे भी आपके, लेकिन हुक्म भाभी बजा रही हैं, ये तो गलत है। तो छोड़ ना मनीषा ये सब बातें, सो जा, नहीं तो फिर तेरा बेटा अगर उठ गया तो तुझे परेशान करेगा। कहकर माँ ने बात पलट दी और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। लेकिन दूसरे दिन सुबह नाश्ते के लिए भाभी ने कचौरी मंगा ली। सबको कचौरी परोस दी, लेकिन सिर्फ माँ को ही नहीं दी। यह देखकर मनीषा ने कहा, भाभी मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, मैं कचौरी कैसे खाऊंगी, लेकिन आप माँ को तो कचौरी दो। तब भाभी ने तुनकते हुए कहा, माँ जी यह सब नहीं खाती। भाभी आप खिलाओगे तो माँ खाएंगी ना, आपने परोसा ही नहीं तो माँ कैसे खाएंगी? कहकर मनीषा ने अपनी प्लेट माँ को दे दी। मैं अपने लिए दलिया या खिचड़ी बनाकर ले आती हूँ। कहकर मनीषा रसोई की तरफ जाने लगी तो तान्या बीच में ही बोली, दीदी आपको दलिया खिचड़ी खानी है तो आप शौक से खाइए, पर माँ जी कचौरी नहीं खा सकती। क्यों? कौन से शास्त्र में लिखा है कि विधवा औरत को सादा खाना ही खाना चाहिए? मनीषा ने कहा। बस इतना कहना था मनीषा का कि तान्या ने मनीषा को उक्त सारी बातें सुना दी। अपने भाई और माँ को चुपचाप सुनते देखकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए, पर तान्या का पेट तो उससे भी नहीं भरा। अपने हाथों को नचाते हुए बोली, दीदी आपको आना है इस घर में तो शांतिपूर्वक आप आइए। बेवजह मेरे काम में दखलंदाजी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। अगर इतना ही शौक है अपनी माँ को खिलाने पिलाने उड़ाने पढ़ाने का, तो अपने साथ ले जाइए, पर हमें बख्शे। यूं ही सब कहना और करना है तो आइंदा इस घर में आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही मुझे सिखाने की ज़रूरत है कि मुझे अपनी सास को कैसे रखना है। तान्या की बात सुनकर मनीषा को गुस्सा आ गया। वो अपने बेटे को माँ की गोद से लेते हुए बोली, ठीक है भाभी, जा रही हूँ मैं। पापा के साथ साथ इस घर के लोगों का स्वाभिमान भी खत्म हो चुका है। मुझे नहीं पता था कि पापा के साथ मेरा मायका भी खत्म हो जाएगा। मनीषा कहाँ जा रही हो तुम? अचानक जानकी जी ने कहा। यह सुनकर तान्या बोली, जाती है तो जाने दीजिए, मायके आकर कौन सा एहसान कर देती है ये, और आपको इसे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जाइए अपने कमरे में। चुप कर बहू। जानकी जी को अचानक से गुस्सा आ गया। बहुत ज़्यादा बोल रही हो तुम। तू होती कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैं कुछ नहीं बोल जा रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तू हर दिन मुझ पर हुक्म चलाती रहे। मैं चुपचाप बर्दाश्त करती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता। मैं अपने घर में शांति रखने के लिए चुप रहती हूँ, और खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो। अच्छा, आज तो बेटी को देखकर जबान खुल गई है आपकी। तान्या बोली, सारी जिम्मेदारी हम निभाएं और यहाँ बेटी के लिए जबान खुल रही है। भूलिए मत, आप हमारे साथ रहती हो। तान्या ने बेशर्मी से कहा। नहीं भूली हूँ बहू, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, पर बहू तू भूल गई है ये घर मेरा है, और मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ रहती हो। चाहे जो भी हो, तुम्हें घर से मैं निकाल सकती हूँ, आज और अभी। अच्छा, तो फिर रहेंगी आप किसके साथ? बताओ मुझे, कौन उठाएगा आपकी जिम्मेदारी?
मेरी जिम्मेदारी मैं खुद उठा सकती हूँ बहू, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। अपने स्वाभिमान को मारकर मैंने बहुत जी लिया। तुझे जाना है तो तू शौक से जा सकती है। जानकी जी ने कहा तो तान्या मनन से बोली, आप खरे खरे क्या सुन रहे हो जी? अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं कि अपनी बहू से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ सकता है? मैं क्या समझाऊं तान्या, जब मैं तुम्हें नहीं समझा पाया तो अपनी माँ को क्यों समझाऊं? वैसे माँ सही तो कह रही है, वो आज भी हमें इस घर से निकाल सकती है। उनके पास इसका पूरा हक है, वो इस घर की मालकिन है। कानूनन ये हमें अपने घर से निकाल सकती हैं और कल को प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम भी कर सकती हैं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किराए के घर में रहना है या नहीं। मैंने तुम्हें दोनों ऑप्शंस दे दिए हैं, अब तुम देख लो कि पंगा लेना है किसको भारी पड़ेगा। कहते हुए मनन ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके आगे तान्या कुछ नहीं कह पाई। आखिर मनन सही तो कह रहा था, प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी तो बचेगा क्या? तो प्रॉपर्टी के लालच में ही सही तान्या ने चुप रहना ही उचित समझा। और फिर उस दिन के बाद से ना तो उसने माँ जी को कुछ कहा और ना ही अपनी ननद मनीषा को। माँ जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो भी अपने स्वाभिमान को मारकर कैसे जी रही थी। उस दिन के बाद से उन्होंने भी अपने मन का किया, जैसा उन्हें पहनना, खाना और जाने इधर उधर का मन करता था वो जरूर करती थी। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।